हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसमें आज का जो सेट है सेट नंबर 4 है। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो अच्छा, अगर इन पूरे प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो फ़ायदा क्या होगा। आपके मन में अगर एक सवाल हो कि सर मैं क्यों देखूं इसको, मुझे फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे, मतलब अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें समय समय पर भूलती रहती हैं। एक चीज़ पढ़ोगे भूल जाएगा, लेकिन जब बार बार चीज़ें करते हैं तो भूलते नहीं है। पहली चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आपको ये पता चले किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना, उसी लेवल क्वेश्चन रखा जैसा कि यूपीएसआई में पेपर में आता है, ठीक है ना बात। और दूसरी चीज, तीसरी चीज बात क्या है कि आप को अप्रोच आपका और मेरा अप्रोच क्या है। आप सवाल कर तो लेते हैं पर टाइम लगता है, तो ये तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना, वो यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि 98 की पावर 68 गुणे 55 की पावर 62 गुणे 27 की पावर 91 में इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। तो आपको पता है कि ये संख्याएं कैसी दे रखी, घातांकीय संख्या है। अगर संख्या घातांकीय है तो इनके आधार के इकाई अंक पे ही फोकस करेंगे। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसका इकाई अंक कितना 8 है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 7 है। तो हमें पता है कि अगर किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उस पूरी संख्या का, किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक, किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक अगर 5 है तो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे कहने का मतलब है कि ऐसे लिखा है कि 215 की पावर 216 लिखा है, आपसे पूछे इकाई अंक क्या होगा तो आप कहेंगे सर 5 होगा, है ना। 2015 की पावर 2222 ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दिया है, इकाई अंक क्या होगा तो आप कहेंगे सर 5 ही होगा, क्योंकि इससे ना कोई मतलब है ना ही इससे कोई मतलब है, इसमें इससे भी कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है बात। तो यहाँ पे 5 हो गया। अब 7 और 8 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, इसका मतलब घात को 4 से डिवाइड किया जाता है, जो रिमाइंडर आता है उसके आधार पर मैं तरीका बता देता हूँ। 7 इस 91 को 4 से डिवाइड करेंगे, 22 चौक 88, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 88 तो 90 की 91, ठीक है ना। और जब रिमाइंडर 3 आएगा तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 लगा दोगे आंसर निकालने के लिए, ठीक है ना। 7 से 49 7 343, तो आप कहेंगे सर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं। यहां पे हम देखेंगे कि ये 8 है, इसको जब 4 से भाग करेंगे 17 चौको 68, ठीक है ना। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो आपको पता है 6 पंचे 30, 5 के साथ अगर कोई एक, इसका मतलब ये जब यहाँ पे 5 मिल गया था ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर या तो 0 आएगा या 5 आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो मेरी बात, 6 पंचे 30 और 0 आ गया और 3 शून्य शून्य, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5, 15 और 25 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है, ठीक है ना। सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है, तो आपको पता है कि ये जो आंसर आया सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, आपको कुछ नहीं करना है, सोचना नहीं कौन सी 3 अंकीय संख्या, आप बस आंसर में वही 3 अंकीय संख्या छोटी दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब आप सबसे छोटे ऑप्शन की तरफ पहले जाएंगे। सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, 125 है। 125 को देखो क्या 5, 15, 25 से कटेगा, सबसे तो कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा। इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा, 150 है। ये तीनों 5 के पहाड़े में भी आता है, 15 में भी आता है और 25 में भी आता है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आपके मन में आया सर ये भी कट जाए, अगर ये भी कट रहा हो तो, लेकिन आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, तो आप यही आंसर हो जाएगा। अगर आप सवाल लगाना चाहते हैं तो क्या होगा, आप कहेंगे कि अगर संख्या फाइंड करना चाहते हैं बेटा, तो लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 5, 15 और 25 इंटू के, और क्या है विभाज्य है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं तो अगर कुछ बचता तो आर लिख देते हैं हम। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 75 के आ जाएगा। के की वैल्यू ऐसे रखो कि 3 अंक पे चली जाए, तो 75 एक कम 75 2 अंक पे, 75 दूना 150, तो जस्ट हमारा यही सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा नंबर कोई है ही नहीं है कि जो 5, 15 और 25 से 3 अंक की सबसे छोटा नंबर यही है, ठीक है, जो विभाज्य हो। आगे चले, करा कि 1.17 का होल स्क्वायर माइनस 1.13 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप ये जानते हैं अगर ये a है ये b है, तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे मैं अगर जोड़ूंगा तो मैं कहूँगा कि 1.17 प्लस 1.13, इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे,
2.17 माइनस 1.13, तो जब इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और सब 20 10 30, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। और 23 चौका कितना होता है 92 होता है। तो जब 92 होगा तो पॉइंट कहाँ लगेगा 3 डिजिट के बाद, तो 0 लगाओ और यहाँ लगा दो पॉइंट, 0.092 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलता हूँ, कह रहा है कि √12 प्लस √3, √11 प्लस 2, √5 प्लस 10 तथा 1 प्लस √14 में सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या कौन सी है। हालांकि सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, रूट में है ना, तो सारी क्या है अपरिमेय संख्या है। अब देखो इनके अंदर कैसे निकालते हैं इसको देख के, मतलब आपको पहले आप समझ लीजिएगा, इस सवाल में पेन नहीं चलाना होता है। कैसे कि ये 12 और 3 क्या है 15 है, 11 इस √2 को क्या लिख सकता हूँ √4 लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे 11 4 15 हो जाएगा, 10 5 15 और यहाँ पे भी रूट लगा दो तो 11 और 14 1 और 14 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी रूट लिखे सबके अंदर वैल्यू क्या है सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो मैं ये कहता हूँ कि इनका प्रोडक्ट ले लो, क्या लो, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा। तो 12 23 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ध्यान देना, और 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक, 10 बचे 50 हो जाएगा और 14 कम 14 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। सो ऑप्शन √5 प्लस √10 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर इसके अंदर बड़ा बड़ा नंबर लिखा हो तो फिर क्या करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि जैसे लिखा है √12, मैं ऐसे बोलता हूँ, मान लीजिए कि 2 नंबर हैं कंसेप्ट के तौर पे a प्लस बी अगर लिख दिया गया, चलो 15 ही मान लेता हूँ कि 2 नंबर हैं जिनका सम 15 है। तो क्योंकि मेरे लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना कठिन होगा, ठीक है ना, तो मैं कहता हूं तो उनका प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ता है, ये बेटा कंसेप्ट है। देखो 1 प्लस 14 लिखा तब भी 15 आ गया, ठीक है ना, और 2 प्लस का मैंने क्या लिखा 13 लिखा तब भी क्या आया 15 आया, ठीक है ना, और 3 का प्लस 12 लिख दिया तब भी क्या आ गया 15 आ गया। ज्यादा नहीं करेंगे हम, बस इतना ध्यान दो कि 14 एकम क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 तक क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, सॉरी 13 तो नहीं क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 12 तक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लिखना चाहे तो 11 4 15 होता है ना, तो हम क्या कहेंगे कि 11 चौक 44 हो गए। एक बात नोटिस करिए कि अगर 2 नंबर हैं सबका सम 15 ही है लेकिन उनका प्रोडक्ट अलग अलग हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट में चेंज क्या आ रहा है कि जिनके बीच में गैप कम है, यहाँ पे गैप कितना था 11 4 में आप कहेंगे 7 का था, यहाँ पे 9 का था, यहाँ पे 11 का था। तो जैसे जैसे गैप कम हुआ उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई। तो इसका मतलब जब बड़ा बड़ा नंबर आपके सामने आ जाएगा लिखने के लिए तो आप गुणा मत करिएगा, टाइम लगेगा। आप देखिए कि इनके बीच में गैप कितने का है। अब देखो यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि 2 कंसेप्ट काम कर गया। यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ 9 है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है तो कितना हो जाएगा 7 का है, ठीक है ना, कितने का है 7 का है, और ये क्या होगा यहाँ पे 5 का है, और यहाँ पे ये 1 ही रहेगा तो कितने का है 13 का है। तो मैंने कहा जिसके बीच में डिफरेंस कम वो नंबर सबसे बड़ा, तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ है यहाँ है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इसमें कंसेप्ट से भी बन गया है, ठीक है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, यदि किसी भिन्न का अंश 17% बढ़ा दिया जाता है तथा 30% हर 30% कम कर दिया जाता है तो भिन्न 81/14 बन जाती है। वास्तविक भिन्न क्या है, आप मेरी बात ध्यान सुनिए। मैं कहता हूँ कि जो भिन्न है एक्चुअल में जो भिन्न है x/y है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपए है, मेरी बात ध्यान सुनो, 100 रुपए है, तनख्वाह है, मान लो आपकी दिहाड़ी है, ठीक है ना, और अगर आपकी तनख्वाह अब 17% बढ़ गई तो 17% अगर बढ़ गई तो आप कह सकते हैं कि अब मेरी हो गई 117% हो गई कि नहीं हो गई ना। अरे भाई किसका, पिछले का, देखो ऐसे कितना हो गई, वैसे तो 117 हुई, 100 रुपए थी 17% बढ़ गई 17 हो गई, लेकिन कैसे, तो आप कहेंगे सर 117% बढ़ गई, ठीक है ना, 117% बढ़ गई तो 100 गुणा करोगे कितना आएगा, यही तो आया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो कह रहा 17% बढ़ गई, इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा 117% हो जाएगा, और ये जो है वह 30% कम हो गई, अर्थात कितना हो गई 70% हो गई, और इसकी जो वैल्यू है ना वो 81/14 है, ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 14 पंचे क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है ना, और 13 9 या 117 और 9 9 81, मतलब 9 9 81 9 13 17। तो x/y जो आएगा ना बेटा वो कितना आ जाएगा 5 9 45 बटे कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो आप कहेंगे x/y, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कंसेप्ट क्या है इस सवाल में? सिर्फ आपको इतना ही सीखना है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, जब बढ़ेगा तो अगर आप यही अलग से निकालोगे तो कैसे करोगे? आप कहोगे पहले संख्या x थी, फिर x का 17% बढ़ गई, 17% बढ़ गई, मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे लिख दिया आपने। तो मैं जब x कॉमन लूंगा तो ये 100 इधर आएगा, 100 + 17 क्या हो जाएगा? 117, और बटे का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यही बात तो लिखी गई, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। आगे चलो, कह रहा अभी से 5 वर्ष बाद मगन और छगन की आय का औसत 20 वर्ष है। अभी कोई व्यक्ति है, इसका नाम लिखा है अभी से 5 वर्ष बाद मगन और छगन की आय का औसत 20 वर्ष है। अगर मैं कह दूं कि अभी से 5 वर्ष बाद, मैं कहता हूं कि अगर मगन और छगन की वर्तमान आय की बात कर लूं, मैं यहीं पे मगन एवं छगन की वर्तमान आयु का ये जो योग है ना, वो कितना है जरा बताओ? तो आप कहेंगे वर्तमान आय का जो योग होगा, ये तो 5 साल बाद 20 है, तो 20 दूना कितना है? 40। लेकिन 5 घटा दो दोनों में, तो 10 घटा दो, तो आप कहेंगे कितना है? 30 है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। लेकिन वर्तमान आय का जो औसत होगा, ये तो मैंने योग निकाला बेटा, वर्तमान आय का जो औसत होगा वो 30 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब कितना हो गया? 15 वर्ष हो गया। आप मेरी बात समझो कि 5 वर्ष बाद छगन और मगन की जो आय थी वो कितना थी? तो हम कहेंगे कि सर उन दोनों की आय का योग जो था वो 40 था, लेकिन आज कितना है? वो 30 है वर्तमान। और यहां पे कह रहा है कि अभी से, इसका मतलब अगर 5 वर्ष पीछे ले आए तो इनकी और इनकी आय बराबर हो जाएगी ना। ये तो अलग की बात है कि अगर वर्तमान आय इनकी 12 है, किसकी? मगन की, तो छगन की पूछा होता तो 18 हो जाती। लेकिन पूछा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्तमान आय अभी की, अभी से 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष पहले की आय निकाल दूं तो मैं कह दूं कि 5 वर्ष पहले, अर्थात 5 वर्ष पहले, मतलब वर्तमान आय जो मैंने माना है वो यहाँ पे कितना निकाला? x। मतलब जो 5 वर्ष पहले की जो मगन और छगन की जो आय थी वही क्या थी? अभी की, इसलिए 15 आंसर आया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं है? आगे चलते हैं। कह रहा है कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 64 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 2 छात्रों के अंक 24 था, क्षेत्र के स्थान पर क्रमशः 42 था, 28 गलत पढ़ लिए गए। सही औसत अंक ज्ञात कीजिए। आप ये जानते हैं कि 60 छात्रों के औसत अंक 64 हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कोई 80 पाया हो, है ना, कोई 20 पाया हो, कोई 40 पाया हो, कोई 90 पाया हो, कोई 95 पाया, लेकिन औसत का मतलब सब में इक्वल बांट दिया गया। इसका मतलब है कि 64 तो है ही। अब मुझे देखना पड़ेगा कि 70, 20, 90, 10, 100 होना क्या चाहिए था? 100, लेकिन हो क्या गया? 40, 20, 60, 10, 70 हो गया 70, मतलब 30 और होना चाहिए था। और वो जो 30 है ना, ये 60 में बटेगा, तो 30 दूना 60 मतलब कि 0.5, तो 64 दशमलव क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा, 64.5 आएगा। सो ऑप्शन, अरे भाई 1/2 बचा ना, 1/2 क्या लिखेंगे? आधा, 0.5। इसका मतलब प्लस लगा हुआ है तो 0.5 बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अब वास्तव में होना चाहिए क्या था? 64.5 होना चाहिए था, लेकिन इस गलती की वजह से, ये जो गलती हो गई, इस गलती की वजह से 0.5 घट गया। ठीक है ना, औसत में। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है प्याज की कीमतों को 40% गिरा देने की वजह से एक व्यक्ति 480 में 8 किलो प्याज अधिक खरीद पाता है। प्याज का नया पुराना मूल्य क्या है? तो मेरी बात ध्यान सुनना। प्याज की कीमतों को 40% गिरा देने की वजह से, तो पहले जो प्याज की कीमत थी, तो मैं कहता हूं कि पहले और अब, है ना, और ये क्या है? कीमत है किस चीज की बेटा? प्याज की। पहले प्याज की कीमत 20 दूना 40, इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। 2 कमी की गई, इसका मतलब पहले 5 थी, 2 कम कर दी गई, कितना हो गई? 3 हो गई, है ना। तो कह रहा है कि 480 है, कितना? 480, तो 5 9 45, 3 5 6 30। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 480 रुपये लेकर जाता था मार्केट, तो जितनी प्याज लाता था अभी जाने लगा तो 12 किलो ज्यादा लेके आने लगा। तो पहले ये पता करो कि मनी में क्या चेंज आया, मतलब जितनी प्याज 480 की मिलती थी उतनी ही प्याज पैसा घट जाने की वजह से, कीमत घट जाने की वजह से 3 6 18 के 8 और 3 9 27, 1 28, 288 रुपये मिलने लगी। लेकिन पैसा कितना लेके गया है? वो तो 480 लेके गया। 88 12 300, 180 12 92, मतलब कहने का है कि 192 रुपये क्या प्लस। इसका मतलब ये है
कि 192 रुपए का अंतर आ गया। जितनी प्याज 480 की मिलती थी उतनी प्याज अब 288 की मिलने लगी, लेकिन 8 किलो अधिक मिल गई, इसलिए क्योंकि वो पैसा तो पूरा 450 लेके गया है। इसका मतलब है 192 एक्स्ट्रा की वजह से उसको 8 दुनाई 16, 3 और 8 चौक 32, 24 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या मिली, उसे प्याज मिल गई। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वो जो ले कितना गया मार्केट में, वो मार्केट में लेके गया। तो पूछा हमसे क्या है कि प्याज का नया तथा पुराना मूल्य, तो मुझे पता चल गया कि प्याज का जो नया मूल्य है ना वो 24 रुपये पर केजी है, और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 24 रुपये पर केजी, यही हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि सर पुराना कैसे फाइंड करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका मतलब 480 पहले भी लिखे गए थे, 480 अब भी लिखे गए, लेकिन नया मूल्य मुझे मिल गया, तो मैं कहूंगा कि 24 रुपये पर केजी के हिसाब से 480 में 20 केजी मिलेगा आपको। लेकिन जो 20 केजी मिला है ना, ये 8 ज्यादा मिला है पहले की तुलना में। तो पहले कितना मिलता था, पहले इसका मतलब 12 ही मिलता था, 12 चौक 48। इसका मतलब है कि पहले जो प्याज का मूल्य था वो 40 रुपये पर केजी था। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 5% और b के 3% का योग a के 7% और b के 8% के योग का 2/3 है। a का b से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। a और b इस प्रकार हैं कि a का 5%, तो आप क्या लिखोगे, a का 5%, b के 3% के योग, क्या लिखा है, b के 3% का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आगे कह रहा है कि a के 7%, b के 8%, तो a का 7% और b का 8% के योग का 2/3 है, बटे 1 लिख दूं तो मैं कहूंगा ये यहां चला आएगा, 3 × 15 और 2 से 14, तो कितना आ जाएगा, ये a आ जाएगा सिर्फ। ठीक है ना, a आ जाएगा, परसेंट सारा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बात करेंगे अगर हम 3 × 9b और ये क्या हो जाएगा 8b, सॉरी हाँ 3 × 9b और ये क्या हो जाएगा 8b हो जाएगा। ठीक है ना बात। तो यहां से 3 × 15 और 2 से 14, ठीक है। अच्छा ये 16 हो जाएगा भाई, ये देखो 3 × इधर कितना 9 और ये का 2 × 8 16, 9 7 16, इसका मतलब है कि 7b हो जाएगा। तो b यहां लेकर आएंगे तो a/b जो होगा वो कितना हो जाएगा 7/1, अर्थात 7 रेशियो क्या हो जाएगा 1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये बात ना समझ में आई हो तो बेटा ये 3 उधर चला गया है, तो जब 3 इधर जाएगा तो देखो ध्यान सुनो कि कितना हो जाएगा 15a हो जाएगा, परसेंट कट गया है ना, और 3 × 9b हो जाएगा। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14a हो जाएगा। यही चीज मैंने किया है, 2 × 8 16b हो जाएगा। पर ये बात बेसिक है, ये आपको अपने मन में करने की जरूरत है। ठीक है ना, इन दोनों का सेम साइन है, a है, डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ये बड़ा है 9 7 16, तो कितना हो जाएगा 7b आ जाएगा। तो a/b जो है ना वो 7/1 हो जाएगा, अर्थात 7 रेशियो क्या होगा 1 होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, वही मैंने आपको समझाया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि किराना व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है और तौल में 25% की कमी कर देता है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि अगर मैं कह दूं कि 1 किलो के स्थान पर वो एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है, मतलब ये कहता है कि अगर 1000 रुपये की चीज है, 1 किलोग्राम के 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि 20% लाभ कमाता है, मतलब अगर वो 100 रुपये की चीज है ऐसा मानो तो वो 120 रुपये में बेचता है। लेकिन करता क्या है कि वह तौल में 25% की कमी देता है। इसका मतलब है कि वह सिर्फ 75% देता है और लेता कितना है 120 लेता है। तो उस देता इतना है और लेता है इतना है पैसा आपसे। ठीक है ना, वैसे तो आपने बताया कि 100 की चीज 120 में दे रहा हूं, लेकिन चीटिंग कर रहा है क्या कि तौल में बेईमानी कर लिया, 100 की जगह 75 यूज कर लिया, तो उसकी लागत कितनी जा रही है, जितना देगा उतना जाएगी। 75 दे रहा है तो 75 से 120 बता के ले रहा है। ठीक है ना, तो कितना हो गया 45 का प्रॉफिट होगा किस पे 75 पे। ठीक, तो परसेंट निकालेंगे तो 25 × 75 और 25 चौका 100 और 3 × 15 45, 15 चौको 60। आप कहेंगे सर 60% का प्रॉफिट होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन उसने ये नहीं कहा है, उसने तो ये कहा कि हम सिर्फ आपसे 20% ले रहे हैं प्रॉफिट। क्लियर है बात, बताओ भाई समझ में आई कि नहीं आई।
आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए था बी एक साझेदारी में प्रवेश किया तथा व्यवसाय में क्रमशः 4,000 था 5,000 निवेश किए। 4 महीने बाद जेड भी व्यवसाय में 8,000 रुपए के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। एक वर्ष बाद या पश्चात उन्होंने 3,655 का लाभ कमाया, तो बी के लाभ का हिस्सा क्या है? लाभ कैसे बटेगा जरा बताओ। तो आप कहेंगे सर जो लाभ होगा, हाँ तो यहां ये कह रहा है कि ए था बी में एक साझेदार में प्रवेश किया तथा व्यवसाय में क्रमशः 4,000 तथा 5,000 निवेश किए। 4 महीने बाद जेड भी व्यवसाय में 8,000 रुपए के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर दो लोग एक व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों लोग पैसा लगाया है, एक तीसरा व्यक्ति कहता है भैया मेरा भी पैसा ले लो और हमारा पैसा, हम भी बिजनेस में आना चाहते हैं। लेकिन कब आया है? कह रहा है कि 4 महीने बाद आया, ठीक है। और हिसाब किताब कब हुआ है कि 1 वर्ष बाद हुआ। इसका मतलब ये है कि मेरी बात आप समझो कि जब मैं कहता हूं कि जो हमारा लाभ है, जो मेरा लाभ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू किसके होता है? टाइम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पूंजी गुणे समय के बराबर होता है। पूंजी गुणे समय के बराबर होता है। ये लाभ की बात मैं कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना है। यहाँ पे आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से आगे चलो, बताता हूँ। अब इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो कि ए बी और यहाँ पे जेड है, तो ये दोनों लोगों ने पैसा लगाया। इसने 4,000 रुपये लगाया, ठीक है ना, और इसने कितना लगाया? इसने 5,000 रुपये लगाया। लेकिन काम जैसे शुरू हुआ तो 4 महीना बीत गया था। 4 मंथ बीतने के बाद 12 महीने तक काम होना था, यहाँ से यहाँ तक 12 महीने के तक काम होना था, तो बचा कितना? 8 मंथ। इसका मतलब है कि 8 महीने के लिए वो 8,000 रुपये लेकर बिजनेस में आ गया। लेकिन इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि इन दोनों ने तो पहले से ही बिजनेस में जुड़े हुए थे ना, ये दोनों पहले ही बिजनेस में जुड़े हुए थे। तो आप कहेंगे ये 12 महीने से थे, इन्होंने 12 महीने। तो हमने क्या किया, मेरी बात ध्यान सुनो, ये है क्या? ये इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है? टाइम है। देखो हर जगह क्या, इन्वेस्टमेंट टू टाइम, इन्वेस्टमेंट टू टाइम। तो ये किसका अनुपात आ गया? तो आप कहेंगे कि डायरेक्टली ये सर लाभ का अनुपात आ गया, तो ये प्रॉफिट का अनुपात आ गया, ठीक है ना। किसका आया? प्रॉफिट का। तो यहां से मैं 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 जीरो कट कर दिया। 4 से कट करूंगा मैं तो, या 12 से, तो चलो ठीक है। 8 है 64 नहीं आता, चलो ठीक है। 4 4 3 12 4 दूना 8। तो मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ एक कितना आया? 12 हिस्से में आया, और इसका कितना आया? 15 आया, और ये कितना हो गया? 8 दूना 16 हो गया। हमसे पूछा कि बी के लाभ का हिस्सा बताओ क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि जो कुछ भी होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, अर्थात 3 और 5 का मल्टीपल होगा। और 3 और 5 का अगर मल्टीपल है तो ये ऑप्शन कभी बन नहीं सकता, ठीक है ना। आप 3 का चेक कर लो, तीनों ऑप्शन 5 के बन रहे हैं। तो 7 2 9 5 1 3 का बन रहा है। 6 5 2 7 ये नहीं 3 का मल्टीपल है। 6 3 ये नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, यही आपका आंसर सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर बताओ कैसे, तो वहां कह रहा है कि 1 वर्ष बाद 3 36 55 लाभ कमाया, तो बी के लाभ का मतलब कि ये इसको जोड़ लो। 6 5 11 2 13 के 3 हासिल 1, तो 3 1 4 43 की वैल्यू कितना दे रखा है? 36 55 दे रखा है। 36 55 दिया है आपसे, इसीलिए ऐसे डाटा पूछता है। तो 15 की वैल्यू कितना होगी, है ना। 15 की वैल्यू कितना होगी आपको? देखो 43 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 43 का टेबल आना चाहिए। जो बच्चों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, इसी को काटने में लग जाएंगे और टाइम वेस्ट कर देंगे। मैंने आपसे बताया कि जो आंसर आया है वो है इंटीजर में आया, ना कि डेसिमल में आया है। तो मुझे इतना पता है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो 15 लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे सर 15 को आप 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे? चलो ठीक है, 3 गुणे 5 मैंने लिख दिया। तो मैं ये कहूंगा, मैं ऐसा ना करके ऐसे कर देता हूं, 5 गुणे 3 लिखता हूं, 5 गुणे 3 लिख देता हूं। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं कहता हूं इसको सॉल्व करेंगे कोई वैल्यू आएगी, लेकिन डेसिमल में नहीं आएगी, इंटीजर में आएगी, लेकिन 3 का मल्टीपल होगी। तो इसलिए मैंने 3 का आंसर चेक कर लिया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 3 से। अगर नहीं होता तो मैं करता आगे। ये चीज आपको करनी पड़ेगी, आप यही चीज तो सीखेंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं। मतलब आपका कहने का है कि सवाल अगर ईमानदारी से देखा जाता तो सवाल कितने टाइम का था? ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का सवाल है। चलिए, एक मशीन की कीमत 9% वार्षिक दर से घटती है। मशीन का वर्तमान मूल्य 18,000, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितनी प्रतिशत घट जाएगी, ठीक है ना। तो आपसे परसेंट में वैल्यू पूछा है। क्या पूछा? परसेंट में पूछा है, ठीक है ना। आप
चाहे जैसे लगा लो, कहने का मतलब 9% घट रही है। कितना? 9% घट रही। अब 9% घट रही है, इसका मतलब 9 बटे हम क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे। ठीक है ना, 9 बटे 100 लिख देंगे। हमसे परसेंट में पूछा है, परसेंट में पूछने से क्या होगा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि या तो सक्सेसिव लगा दें 2 साल का, ठीक है ना, तो 2 साल सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो मेरी बात ध्यान सुनो, चूंकि घट रही है तो -9 ऐसे करूंगा, -9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 गुणे 9 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनो, जो आएगा क्या आएगा? परसेंट में आएगा। तो 9 9 18 और माइनस का 18, माइनस सिर्फ ये बताएगा कि कितना परसेंट घट गया, माइनस सिर्फ बताता है कि उसमें कमी हुई है, और किसमें परसेंट में घट गई है वही बताएगा बस। और ये प्लस है तो 9 9 81, और 81 बटे 100 को मैं क्या लिखूंगा बेटा? तो आप कहेंगे 0.81 लिखेंगे, 0.81 लिखेंगे ना। तो कितना कम है? 19 कम है, तो इसका मतलब 17.19 है क्या? आप कहेंगे यस सर। तो माइनस का 17.19 और आप यही कह देंगे कि 17.19% की क्या हुई? कमी हुई। ये माइनस सिर्फ बता रहा है कि कमी हुई है, ठीक है ना। ये तो मैंने 2 साल के सक्सेसिव लगा दिया फार्मूला। अगर आप रेशियो बनाना चाहेंगे तो रेशियो भी लगाएंगे। क्या कहेंगे कि इस 9% को आप क्या लिखेंगे? 9 बटे 100 लिख देंगे। इसका मतलब 100 की चीज कितने में जा रही है? 81 में। फिर आप कहेंगे 100 की चीज कितने में जा रही है? 81 में। आपको गुणा यहाँ लेंदी करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। 81 गुणे 81, 100 गुणे 100 करोगे तो फिर देखोगे कितने परसेंट, कितनी की चीज कितने में की परसेंट में कमी आई, ठीक है ना। या तो आप ऐसे करो कि 9 बटे 100 गुणे 9 बटे 100, ठीक, पर बात बन नहीं पाएगी, ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आसान तरीका था। तो आप उन्हीं चीज़ों को सीखो जो आसान है। तरीके बहुत सारे सवाल लगाने के, ठीक है ना। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, देखिए कितना लंबा लंबा सवाल आता है, कैसे, वहाँ भी एक तरीका उनका भी है अपना, ठीक है ना। लेकिन आपको वो नहीं, जो बेस्ट होगा वो फॉलो करना है। आगे चलते हैं। ST एक कार्य को कम से 40, 48 या 60 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। निर्धारित समय से एस का भाग कितना है? अच्छा भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है ना कि जैसे कोई हमने काम का ठेका ले लिया, हम कौन है? 3 लोग हैं, ST और यू, 3 व्यक्ति हैं। एक गड्ढा खोदने का मैंने ठेका ले लिया, लेकिन कैसे था? कुछ ठेका 10,800 रुपये का लिया गया, ठीक है ना। अगर फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, पर टी कार्य को पूरा होने 2 दिन पहले चला गया, ठीक है। यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ चला गया, और एस शेष कार्य पूरा अकेला करता है। तो आप ये देखो, कह रहा है कि निर्धारित राशि में एस का भाग कितना है। तो एस शुरू से लेकर लास्ट तक किया, जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप ज्यादा पैसा मिल जाएगा कम काम की हो। तो इसका लॉजिक कंसेप्ट भी यही कहता है कि जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां पे देखो ST और यू, तो 40 48 और क्या है? 60 है, ठीक है। ये क्या है? इन्होंने इतने दिनों में दिन का अनुपात है। ये क्या है बेटा? ये दिन का अनुपात है, ठीक है। समझिए मेरे, कितने दिन किसने काम किया है उसी हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जितना दिन काम किया होगा वो तो अलग की बात है, उस क्षमता से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो मतलब कितना काम किया है, काम कितना किया है, दिन नहीं, कितना काम किया। चलो ठीक है, देख लेता हूं। तो मैं यहां पे कहूंगा कि इनका जब वो ले लूंगा तो 4 15 60, 4 12 48 और 4 15 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो 4 10 40 कितना हो जाएगा? 4 10 40 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैं यहां पे कहता हूं कि जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? उल्टा अनुपात में आ जाएगी। 10 12 15 कितना हो जाएगा? 15 दुनाई 30, 15 चौको मतलब 60। तो 10 छंग 60 है ना, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। इसको कट कर देंगे। इसका मतलब उनकी क्षमता का अनुपात इतना है ना। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि उन्होंने टोटल वर्क निकाल लो, वो गड्ढा खोदना कितना है। तो आप कहेंगे चाहे यहां से यहां तो मल्टीप्लाई करो आएगा, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो। 6 चौको 24, 4 छंग 24। तो जो कुल कार्य है ना, जो कुल कार्य है किसको गड्ढा खोदने का, वो कितना है? 240 है। ध्यान से समझना। वो ये कह रहा है कि उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले। मान लीजिए काम यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी 2 दिन यहां है, 2 दिन पहले ये है,
2 दिन पहले ये है, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि ये 2 दिन पहले है ना। काम खत्म होने के 2 दिन पहले कौन जा रहा है बताओ? 2 दिन पहले यू कार पूरा होने से, टी कार पूरा होने 2 दिन पहले टी चला गया है ना, तो टी यहाँ 2 डेज लिखता हूँ और टी जो है वो नहीं है, लेकिन कह रहा है कि यू कार पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो यहाँ पे मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 दिन पहले, तो 5 डेज। कौन नहीं है? यू नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो तीनों ने साथ काम किया है। उसके बाद फिर आपका कौन? यू चला गया, यू चला गया तो एस और किसने किया? टी ने किया। फिर यहाँ पे टी भी चला गया, यहाँ आया, ठीक है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं ये कह दूँ कि कोई नहीं गया है, कोई कब नहीं गया है? जब इनके काम को अगर ये ना जाता, ध्यान सुनो, अगर ये 5 दिन पहले यू नहीं जाता तो कितना काम करता? एक दिन में कितना काम करता? यू 4 काम करता है तो 20 काम कर देता। आप कहेंगे सर यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर टी 2 दिन पहले नहीं जाता कितना काम करता? तो मैं कहता हूं कि 5 दुनाई 10 काम कर देता। तो इसका मतलब अब मैं यहां पे कह दूंगा कि 40 30 70, ये 270 जो टोटल वर्क आया ना, अब मैं ये कहूंगा कि कोई गया ही नहीं है। काम शुरू हुआ और सब लोगों ने शुरू लास्ट तक काम किया, ठीक है ना। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो कि 6 5 11 4 15, कितना? 15। तो 270 काम है और 15 एक दिन में काम हो रहा है, तो कितने दिन लगेगा? तो 15 एक कम 15 और 7 5 12, 15 8 120, 18 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा, ठीक है ना। इस बात को समझो, कह रहा है कि एस निर्धारित राशि में एस का भाग कितना है, तो आप ठेका कितने के? 10,800। अगर कह रहा है कि एस किसी काम को 40 दिन में, अगर एस अकेले करता तो 40 दिन करता तो 10,800 ले लेता, लेकिन 40 दिन का उसे 10,800 मिलता, लेकिन उसने 40 दिन तो काम कहाँ किया? उसने सिर्फ और सिर्फ 18 दिन काम किया। तो यहीं पे हम क्या करेंगे? हम बेटा ये 0 यहां से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, तो 4 दूना 8, 4 7 28, 270, 9 का मल्टीपल बनेगा। इसका 9 का मल्टीपल आ जाएगा, आप चेक कर लो। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल दिख रहा है, 8 6 14 18, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, एक ये है, 4 3 7 दोनों ये भी है। चलो गुणा कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 7 126 के 6, लास्ट में यही आया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, हमने लास्ट 2 डिजिट मैच करा लिया, काम खत्म। 0 18 7 126 के 6 हासिल 12, 18 36, 10 46 और 2 48 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 48 60 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जब भी देखो, सुनो ध्यान से सुनो, जब कोई काम चल रहा है और काम खत्म होने के पहले अगर जा रहा है तो उसके काम को जितने दिन पहले जा रहा है उसके काम को अगर टोटल वर्क में जोड़ दिया जाए तो ये माना जाता है कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है। लेकिन अगर काम शुरू होते ही यही सवाल हो जाता कि उन्होंने कार शुरू किया परंतु टी कार पूरा होने से 2 दिन, शुरू होने के 2 दिन बाद ही चला गया, तो क्या करते? 2 दिन के काम को टोटल वर्क से घटा दिया जाता और इनको पूरी तरह से हटा दिया जाता। ठीक है ना? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर काम खत्म होने के पहले कोई जा रहा है 2 दिन 3 दिन, तो जितने दिन पहले जा रहा है उसके काम को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका ये माना जाएगा कि वो गया ही नहीं है। अगर काम शुरू होने के 2 दिन बाद जा रहा है, 3 दिन बाद जा रहा है, तो उसके काम को टोटल वर्क से घटा दिया जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति था ही नहीं। आगे चलते हैं। ए, बी था सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 था 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद एक कार छोड़ देता है। ठीक है ना? तथा बी कार पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। सी कार शेष कार्य को अकेला ही पूरा करता है। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है ना? आराम से बन जाएगा कि देखो 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। यहाँ पे ना डेटा मेरे लिए आसान है कि ए बी और सी। डेटा आसान का मतलब है कि 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो जो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। मतलब कोई भी काम है कोई, तो वो क्या है? यही हम कहेंगे कि टोटल वर्क है। क्या है बेटा? टोटल वर्क है। तो 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक, तीनों ने मिलकर कार प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद देखो सेम सवाल आ गया, एक कार छोड़ देता है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, काम शुरू हुआ, तीनों ने ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन काम किया, लेकिन 2 दिन बाद ए कहाँ गया? चला गया। मतलब अभी तो ए था, अभी ए था, उसके बाद ए चला गया, तो बचा कौन? बी प्लस सी।
फिर क्या कह रहा है, तथा बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो मेरी बात ध्यान समझिए, बी जो है ना वो यहाँ काम पूरा हो रहा है तो 3 दिन पहले कौन नहीं रहता, बी चला जाता है। यहाँ से ए चला गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ बी और प्लस सी हैं, और यहाँ पे बी चला गया तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ सी रहेगा। तो मैंने क्या कहा कि 3 दिन पहले कौन गया है, बी गया है, और 2 दिन शुरू होने के 2 दिन बाद कौन गया है, ए गया है। तो जो काम शुरू होने के जस्ट बाद गया है उसके काम को कितने दिन बाद गया, 2 दिन काम, 2 दिन बाद चला गया, तो 2 दिन का काम ए 1 दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे सर 6 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा, वो 12 काम करेगा। इसके 12 काम को हटा देंगे, ध्यान सुनना मेरी बात को, जो शुरू में गया उसे काम को हटा देंगे। अब बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले गया है, 1 दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, 3 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। तो इसका मतलब इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब हम कहेंगे कि शुरू से लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ बी और सी ने काम किया है, ए कहीं काम में था ही नहीं, ठीक है ना। तो 15 और 12 का डिफरेंस 3 आएगा, इसका मतलब इसको मैं किससे कर दूंगा, इसको मैं 63 कर दूंगा। मतलब 12 यहाँ घटाना है, 15 जोड़ना है, तो 3 का अंतर आ रहा है, 3 मतलब प्लस में आ रहा है, तो 3 यहाँ जोड़ देंगे। इसका मतलब पूरे काम में अब ए गायब हो गया, कहीं है नहीं, तो काम सिर्फ कौन करेगा, बी और सी करेंगे। तो 5 4 9 काम करते हैं, तो 9 7 63। इसका मतलब है कि पूरा काम 7 दिन में खत्म हुआ। ये सबसे बढ़िया तरीका है ये, अगर आपको समझ में आया तो। कौन कब जा रहा है, पहले बाद में, इस सवाल में सब कुछ आपको मिल गया है यहाँ पे देखने को, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि को 1 वर्ष के लिए 10% की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया और 2 वर्ष बाद 20,240 की राशि प्राप्त की, तो x का मान क्या होगा। कहने का मतलब, सवाल अगर समझ में आया है तो बहुत आसान सवाल है। कैसे, एक निश्चित राशि, मान लीजिए कि उसने x निश्चित राशि जो है ना बेटा वो x है, योजना में, जमा योजना में x, अच्छा हम बता भी रहा है कि रुपए x की राशि को 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। अच्छा, जब यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि किस ब्याज की दर से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप हमेशा मानो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ये आप मान के चलो, ठीक है ना। तो आप 2 वर्ष बाद ये कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये अमाउंट है। आप क्या करो बेटा, सक्सिव ले लो। क्या ले लो, सक्सिव ले लो, तो मैं आराम से बना पाऊंगा। आप चाहो तो रेशियो बना लो और चाहो तो आप क्या करो, उसको सक्सिव ले लो, ठीक है। तो मैं कहूँगा 10 और 15 का जब सक्सिव लेंगे तो मैं कहूँगा कि 10 + 15 + 10 × 15 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, परसेंट में आएगा, ठीक। 15 10 कितना हो जाएगा, 25 आएगा, और 15 हमारा 150 में मतलब ये 0 कट जाएगा तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना, परसेंट में। तो 25 1 26, आप कहेंगे बेटा 26.5% होगा। इसका मतलब है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो ये अमाउंट है, आपसे पूछा क्या है, तो x का मान, मतलब कि प्रिंसिपल कितना होता है, कोई x जो है वो अपने आप में 100% के बराबर है। आपको ये पता है कि जो 126 पॉइंट ये अमाउंट है ना, 126.5% की जो वैल्यू है वो 20,200 कितना है, 40 है। तो हमसे 100% की वैल्यू हमें बताना होगा, तो यहाँ पे इसको हटाएंगे, ऐसे कर देंगे 1265 है ना। तो 26.5, 25 1 26, हाँ 26.5, ठीक है। तो 12 दुनाई, अब इसको कट करेंगे हम, ठीक है ना। किससे कट करेंगे इसको हम, चलो 5 से कट करते हैं पहले तो, ठीक है ना। इसको भी नहीं छुएंगे, तो 5 दुनाई 10 हो जाएगा, 2 12 50 25 और 5 दुनाई 10, 5 नहीं 15, 2523। यहाँ पे 5 चौक 20, 0 5 चौक 20, 5 अठे 40, 4048, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा यही आपको देखना है, कितनी बार जाएगा, हालांकि नंबर इंटीजर में आएगा। तो क्या 1265 10 बार जाएगा तो 12, मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ भाई ये 1265 ही था ना। तो 5 दुनाई 10, 2 12, 26 50 25, ये पॉइंट था भाई, 1 5 3 15, वही तो मैंने कहा। कितना हो गया, 253। अब 253 को एक बार लेकर जाओगे 253 हो जाएगा, 7 60 47 4, मतलब कि 47 होगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका 47, 3 50 51, 3 चकटा, कितनी बार जाएगा बेटा,
तो बेटा 253 से अगर मैं इसको कट करता हूं, क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। तो अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में रुपए एक्स की राशि को एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया और 2 वर्ष बाद 20,240 की राशि प्राप्त की। तो एक्स का मान क्या होगा ये आपसे को बताना है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि 10% की दर से पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, आप सक्सेसिव लगा दो या रेशियो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं यहीं पे कह दूं कि चलो 10% प्लस 15% प्लस 10 गुणे 15 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको ये पता है ना कि ये क्या है, इतना हो गया, तो ये अमाउंट है, अमाउंट है। प्रिंसिपल प्लस ब्याज के साथ जो मिलता है वो अमाउंट मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि 15 10 25 प्लस ये कटेगा तो 1.5% में आएगा। तो मैं कहूँगा कि 26.5% होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ना कि जो ये 20,240 है, 20,240 है ना, वह 126.5% की वैल्यू है। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछा गया है, क्योंकि x का मान पूछा, मतलब राशि, कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे करूंगा और मुझे पता है कि इसको मैं कट करूंगा तो 12 दूनी 24, चलो ठीक है 5 से कट करता हूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 5 25, 1 26, 5 नहीं 15, 5 चौक 20 0 और 5 चौक 20, 5 8 40, 253, एक कम 253, ठीक है ना। और कितना बार जाएगा बेटा आपका, 3 6 18, 6 बार जाएगा क्या, 6 बार जाएगा, ठीक है ना। कितना बार जाएगा, 6 जाएगा। तो 16 गुणे 1000 कितना हो जाएगा, 16,000 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप कहेंगे सर कैसे ये पढ़ लिया आपने, बेटा यहाँ ऐसे पढ़ा कि ये 3 था और लाना 8 था, तो मुझे पता है कि कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कटेगा तो है ही, क्योंकि आंसर ऑप्शन बता रहा है ना कि कटेगा क्या। तो बस मैंने, अगर मैं 5 बार लेकर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं 5 बार लेकर जाऊंगा, ठीक है ना, तो 15,000 तो है, लेकिन मुझे पता 5 नहीं 15, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए था, 8 था, तो मुझे पता चलेगा 6 बार जाएगा, 6 इकट्ठा तभी आएगा, ठीक है। यहां से होगा। एक दूसरा तरीका इसका क्या बन सकता है कि आप रेशियो लेकर बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्या है कि 10% है तो 10 1/10 लिखोगे, 10 क्या हो रही है, 11 हो रही है, ठीक। 15%, 5 3 15 और 5 20, 3 बटे क्या हो जाएगा 20। इसका मतलब कोई चीज 20 थी वो कितनी हो रही है, वो 23 हो रही है। रेशियो मेथड है। एक और तरीका बताता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 200 है, और ये कितना हो जाएगा 11 3 33 के 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा 225, 53, मतलब कि 253, यही क्या है, ये अमाउंट है, ये क्या है प्रिंसिपल। यही 253 की जो वैल्यू है ना बेटा, वो कितना है, आप कहेंगे सर 20,240 है, 20,240 है। तो आपसे धन पूछा है कितना है, 200 यूनिट है, तो आप 200 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अभी तो मैंने पढ़ा था, इसका मतलब क्या है कि कितनी बार जाएगा 253, भाई सीधी सी बात है कि उसका हाफ टाइम जाएगा। कितना बार जाएगा, हाफ टाइम जाएगा, क्योंकि मैंने उसको एक बार कट कर दिया था। अभी देखो इसको लिखना चाहो अगर, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसको कट करोगे, ठीक है ना, तो कितनी बार जाएगा ये, 3 6 18 और 16, 3 0 हो जाएगा इधर, ये हाँ 8 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, हाँ 8 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 8 बार, क्योंकि 8 3 24 के 4 गिन लिया ना, 2 8 16 है ना, और 5 8 40, 16 4 20, 3 24, ठीक है, 8 बार गया। तो 80 गुणे 2000 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 16 और 3 0 लगा दिया, बस हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका, जो आपको अच्छा लगे। कैलकुलेशन आपकी थोड़ा स्ट्रांग होनी चाहिए। आगे चलो, करा के 4,620 की राशि 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। ये ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि 10% है, 2 बराबर किस्तों में जाना है। 4620 क्या है, ये आपने धन लिया था, 2 किस्त में आप 10% की ब्याज की दर देंगे, कितनी किस्त देंगे, ठीक है ना, 23 दूना 46। इसका मतलब है कि ठीक है ऑप्शन, चलो ठीक है 2300 से ऊपर ही बनेगा ऑप्शन। तो 10 से कितना हो रही है, 11 हो रही है, फिर 10 का स्क्वायर मतलब 100 और कितना हो जाएगा 121। ये किस्त है, इसको 11 से करूंगा तो इसको करूंगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 210 और 121 कितना हो जाएगा 242। हालांकि इससे मतलब नहीं है 210 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 210 की वैल्यू है ना 4620 है। आपसे प्रत्येक किस्त पूछा है, प्रत्येक किस्त कितनी है 121 की है, तो 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 21 से कट करूं अगर मैं, तो 21 दूना क्या हो जाएगा 42, 4 46 21 दूना 42। मैं कहूँगा आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, ये वाला है 11 का मल्टीपल, 6 2 8 ये भी है। ठीक, और 5 2 7 5 वो भी है, 5 2 सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं, सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। तो मैं देख लूंगा 2 1 कम 2, आंसर वही होगा जो यूनिट डिजिट 2 होगा। इसका मतलब यहाँ ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब आप गुणा कर लो, बात ही खत्म, गुणा कर लो, बात ही खत्म। तो मैं कहता हूं कि 11 के लिए हम 121, देखो 11 दूना 22, बहुत आसान है कि 22 लिखा था तो 22 को लिखूं क्या 2 गुणे 11 लिख दूं, और 121 है ही, तो 121 ग्रेहम क्या हो 13 से 31, तो 2 गुणे 13 31 जो होगा, और 13 दूनी 26 और 31 दूना क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो कितना बनेगा 26 62 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 97 मीटर दूरी में एक चोर दिखाई देता है। एक पुलिसकर्मी ने 97 मीटर दूरी से एक चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। ये तो चोर और पुलिसकर्मी कम से 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं, तो चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगाता है? अरे भाई ठीक है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो यदि चोर और पुलिसकर्मी, चोर 21 मीटर पर सेकंड और ये 23 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं, तो आप जानते हैं समय पूछा है ना, कितना समय लगेगा, तो ये जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 97, जो स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी। 21 और 23 का क्या हो जाएगा डिफरेंस, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जब वो 21 चलेगा चोर, तो पुलिस चलेगा 23, 2 ज्यादा चलेगा। इसका मतलब है कि 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा चल रहा है। ठीक है ना, तो यहां से कट करेंगे तो 2 चौको 8 है ना, 1 9 17 2 8 16 2 पंचे 10। मतलब कहने का है कि 48.5 सेकंड हो जाएगा बेटा। टी किस में आएगा? सेकंड में आ जाएगा, यही होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ आप लगातार बने रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।